Good morning everyone. Welcome to Civil Daily Platform. This is fourth lecture for construction technology. आज हम लोग बात करने वाले हैं फाउंडेशन के बारे में। अभी से पहले हम लोगों ने 3 लेक्चर कवर किया हुआ है जिसमें हम लोगों ने टाइप्स ऑफ बिल्डिंग के बारे में डिस्कस किया है। इसके बाद हम लोगों ने लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर, कॉलम बेस्ड स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन किया। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि कितने कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग्स के बारे में हम लोगों ने एक एक कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग को समझा और इसके नेसेसिटी को, इसके ऑब्जेक्टिव को हम लोगों ने डिस्कस किया। आज की क्लास में हम लोग फाउंडेशन स्टार्ट करने वाले हैं और जब आप फाउंडेशन की बात करते हो तो हम लोगों को सबसे पहले समझना पड़ता है कि एक कोई भी स्ट्रक्चर, अ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। आप कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हो। तो जब आप फाउंडेशन की बात करोगे तो आप ये कह सकते हो कि अ बिल्डिंग, अ कंस्ट्रक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। A building construction or a constructed building can be divided into 2 parts. दो अलग अलग फेज में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। The first phase is foundation and the second phase is superstructure. फाउंडेशन को हम लोग सब स्ट्रक्चर भी बोलते हैं और जो फाउंडेशन के ऊपर का जो स्ट्रक्चर है उसको अगर हम लोग सुपर स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो अब कुछ बेसिक सी बातें हैं जो हम लोगों को सबसे पहले समझना चाहिए, क्योंकि इट इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी की जब हम लोग बात करते हैं तो आई थिंक ईच एंड एवरीथिंग कैन बी सीन ऑन साइट। जब आप साइट पे जाओगे तो हर एक चीज़ को आप देख सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों को जस्ट समझना होता है और यहाँ पे हम लोगों को किसी तरह की कोई मतलब कि वर्चुअल कंसेप्ट की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ को समझने के लिए। तो अगर मैं आपको एक बिल्डिंग का एग्जांपल दूं तो आप ये समझो कि एक बिल्डिंग का वो पार्ट जो ग्राउंड अर्थ के ऊपर होता है, जो विजिबल होता है, आपको दिखता है, डेट पार्ट इज बेसिकली नोन एज सुपरस्ट्रक्चर, जिसमें कि आपको स्टेयर, विंडो, लिंटन, छज्जा, रूफ, फ्लोर, वॉल, एवरीथिंग दिस ऑल थिंग्स विच इज बेसिकली फॉर द एस्थेटिक पर्पस इस्तेमाल में लाया जाता है और जिसमें एस्थेटिक व्यू का ध्यान रखा जाता है। ये सारी चीज़ें जो है जो सुपर स्ट्रक्चर ग्राउंड अर्थ के ऊपर आपको दिखती हैं उसको हम लोग सुपर स्ट्रक्चर काउंट करते हैं। और ग्राउंड अर्थ के अंदर जो हम लोग जो पूरे बिल्डिंग को, पूरे कंपोनेंट को हम लोग स्टेबल बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं, एक पार्ट डिज़ाइन करते हैं, कंपोनेंट डिज़ाइन करते हैं। दैट कंपोनेंट इज नोन एज फाउंडेशन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, if you are not a civil engineer then the first question what will come in your mind is कि हम लोग ये फाउंडेशन की ज़रूरत हम लोगों को क्यों है। जैसे कि अगर मैं एक छोटा सा मतलब क्वेश्चन पूछूं जो कॉमन सेंस वाला आंसर भी इसका बहुत सारा हो सकता है, आप कॉमन सेंस वाला आंसर भी कर सकते हो इसका। अगर आपके पास ये ग्राउंड लेवल है, आपको एक कंस्ट्रक्शन करना है, देन व्हाई यू नीड टू प्रोवाइड फाउंडेशन हियर। क्या हम लोग इसके ऊपर से फाउंडेशन नहीं कर सकते? हमारे यहाँ से हम लोग जस्ट विदाउट फाउंडेशन हम लोग बिल्डिंग नहीं बना सकते? यस वी कैन कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग विदाउट प्रोवाइडिंग अ डीप फाउंडेशन और अ स्टेबल फाउंडेशन। But what is the most important criteria for that? The most important criteria for that is that we should have a हार्ड स्ट्राटा, एक हार्ड लेयर होना चाहिए हमारे पास जिसके ऊपर से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया जा सके। जब हम लोग फाउंडेशन की बात करें तो हम लोगों ने ये समझा कि अ कंस्ट्रक्शन बिलो द ग्राउंड लेवल, बिलो द ग्राउंड अर्थ फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज फाउंडेशन। फिर हम लोगों ने ये बोला कि फाउंडेशन जिस ज़मीन पे तैयार होती है, जिस ग्राउंड पे तैयार होती है उसको हम लोग फाउंडेशन बेड बोलते हैं। तो अब हम लोग इस चीज़ को पहले समझेंगे कि वाई वी नीड टू प्रोवाइड दिस फाउंडेशन, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव्स, और इसके बाद हम लोग फिर आगे चलेंगे कि फाउंडेशन को कितने टाइप में क्लासीफाई किया जा सकता है। इसको क्लासीफाई करने के लिए कौन कौन से ग्राउंड्स हमारे पास हैं, कौन कौन से बेसिस पे इसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, आप यहाँ पे एक डायग्राम देख सकते हो। इन दिस डायग्राम यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली कि आपको इस लेवल के नीचे जो भी दिख रहा है वो किसका पार्ट है, वो फाउंडेशन का पार्ट है। इसके ऊपर जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इसके ऊपर व्हाट एवर यू विल कंस्ट्रक्ट अबव दिस प्लिंथ लेवल विल कम अंडर सुपर स्ट्रक्चर। तो सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर का कंसेप्ट मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जो भी आप देख रहे हो वो आपको बिल्डिंग किसी भी आप अगर आप एक कंस्ट्रक्शन को अगर आप समझोगे ना तो एक कंस्ट्रक्शन का बेसिकली 2 पर्पस हो सकता है। पहला कि आपकी बिल्डिंग स्टेबल हो और दूसरा आपकी बिल्डिंग
स्टेबल का मतलब होता है ड्यूरेबल हो, अगर आपकी बिल्डिंग की लॉन्ग लाइफ हो। दूसरा पर्पस ये हो सकता है कि आपके बिल्डिंग की एस्थेटिक व्यू अच्छी हो। तो जब आप एस्थेटिक व्यू के ऊपर काम करते हो, अपने इंटीरियर के ऊपर काम करते हो, अपने घर के एक्सटीरियर के सजावट के ऊपर काम करते हो, अरेंजमेंट्स के ऊपर काम करते हो, देन ऑल दिस थिंग्स कम अंडर दिस सुपर स्ट्रक्चर। लेकिन जब मैं सब स्ट्रक्चर की बात करता हूँ या फाउंडेशन की बात करता हूँ, तो क्या आपके घर को देख करके कोई इसके फाउंडेशन को एनालाइज करता है क्या कि इस घर के फाउंडेशन में क्या कौन सा रेनफोर्समेंट यूज हुआ होगा? कुछ भी नहीं। The only reason to provide this foundation, this substructure, is to provide a greater stability to the structure. Because if the structure will have a greater stability, it will have a greater durability, then आपको क्या होगा, ये लंबे टाइम तक चलेगा, आपकी बिल्डिंग स्टेबल रहेगी। तो फॉर दिस पर्पस व्हाट वी डू, वी प्रोवाइड अ फाउंडेशन। तो अभी हम लोग सबसे पहले फाउंडेशन पढ़ने वाले हैं। इसके बाद के लेक्चर्स में हम लोग रेगुलर में फिर सुपर स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, सुपर स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो अगर हम लोग बात करें ऑब्जेक्टिव ऑफ फाउंडेशन के बारे में, तो आप देख सकते हो कि ऑब्जेक्टिव क्या क्या है फाउंडेशंस की। इसको हम लोग यहाँ पे एक हम लोगों ने पॉइंट आउट किया हुआ है, आप इसको पॉइंट में देख सकते हो। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू डिस्ट्रीब्यूट द टोटल लोड कमिंग ऑन द स्ट्रक्चर ओवर अ लार्ज एरिया। ओके, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। दिस एग्जांपल विल इलैबोरेट दिस लाइन वेरी प्रॉपरली कि क्या लिखा गया है। चलिए, आपके पास ये बहुत बड़ा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरेड है, और यहाँ पे ये मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग ये इस कॉलम के ऊपर बेस्ड है ना, ये कॉलम के ऊपर बेस्ड है। मैं अगर आपको बोलूँ कि इस पूरे बिल्डिंग का जो लोड होगा वो कहाँ, किस पॉइंट के अलॉन्ग डाउनवर्ड आएगा, वो आप कहोगे इसके कॉलम के अलॉन्ग आएगा, इसके कॉलम से लोड ट्रांसफर होगी नीचे। तो अगर मैं लोड की इंटेंसिटी निकालूं, अगर मैं आपको बोलूं कि ये लोड कितना इंटेंस है, यानी लोड पर यूनिट एरिया में अगर निकालूं, तो आप देखोगे कि ये बहुत ज़्यादा है। और एक जो सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी होती है, कोई भी सॉइल, जो सॉइल कंस्ट्रक्शन जिसके ऊपर कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, उसकी हम लोगों को बियरिंग कैपेसिटी फाइंड करनी होती है। और हम लोग प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम लोग इसको लैब्स में इसकी बियरिंग कैपेसिटी फाइंड करते हैं। CBR टेस्ट होती है, बहुत सारी अलग अलग टेस्ट से हम लोग फाइंड करते हैं, और ये बियरिंग कैपेसिटी डिसाइड करता है कि यहाँ पे जो है हम लोग इसमें कितना लोड प्रोवाइड कर सकते हैं। हम लोग की बियरिंग कैपेसिटी सॉइल की कितनी है, और इस बियरिंग कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोगों को फाउंडेशन का बेड कितना प्रोवाइड करना है। यहाँ पे जो हम लोग बेड ऑफ फाउंडेशन प्रोवाइड करेंगे वो कितना करेंगे, क्योंकि अगर आप इस कॉलम को सीधे सीधे लगाओगे तो ये कॉलम क्या होगा, ये कॉलम तो आपको जो है स्टेबल नहीं होगा ना, ये तो सॉइल में सीधा जो है डाउनवर्ड जाना शुरू हो जाएगा, बट ये स्टेबिलिटी नहीं प्रोवाइड करेगा। सो फॉर प्रोवाइडिंग अ फिक्स स्टेबिलिटी टू द स्ट्रक्चर क्या करना होता है, हम लोगों को एक डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक फाउंडेशन बेड बनाना होता है। और ये क्या करता है फाउंडेशन बेड, इस लोड को पूरे के पूरे लार्ज एरिया में ट्रांसफर कर देता है। सो दिस इज द वर्क ऑफ फाउंडेशन। पहला रीजन ये है फाउंडेशन बनाने का। दूसरा रीजन क्या है, टू सपोर्ट द स्ट्रक्चर। ऑब्वियसली स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए तीसरा क्या है, टू गिव इनफ स्टेबिलिटी टू द स्ट्रक्चर अगेंस्ट वेरियस डिस्ट्रीब्यूटिंग फोर्सेस सच एज विंड, रेन एटसेट्रा। तो अलग अलग जो आपको डिस्ट्रीब्यूटिंग एंटिटीज है, डिस्ट्रीब्यूटिंग फोर्सेस है, जैसे कि आप जब स्ट्रक्चर की बात करते हो तो बहुत सारे लेटरल फोर्स भी उसके ऊपर काम करते हैं, बहुत सारे इन्वायरमेंटल कंडीशंस से और भी बहुत सारी फोर्सेस हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो बिल्डिंग के स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो उन सारी चीज़ों से बचने के लिए, उन सारी चीज़ों से हम लोगों को रिलायबिलिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, अच्छा फाउंडेशन प्रोवाइड कराते हैं। टू प्रिपेयर अ लेवल सर्फेस फॉर कॉन्क्रीटिंग एंड मैसनरी वर्क। So this is the objective for what a building should have a very good foundation. अगर हम लोग बात करें कि जनरल इंस्पेक्शन में, अगर हम लोग जनरल इंस्पेक्शन कर रहे हैं, आप किसी साइट पर जाते हो और आप कहीं किसी साइट पर जाके अगर आप जज करना चाहते हो कि किस टाइप का फाउंडेशन आपको यहाँ पे देना है, क्योंकि अभी आपने टाइप्स ऑफ फाउंडेशन आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो मैं अभी जस्ट आपको बता रहा हूँ कि अगर आप कहीं पे जाते हो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आसान सा एग्जांपल है।
आप कहीं जाते हो और देखते हो कि सॉइल बहुत ज़्यादा मॉइस्ट है और सॉइल जो है वो स्टेबल नहीं है, मडी एरिया है, अगर आप देखते हो, है ना, मडी सॉइल है। और कहीं पे आप जाते हो, आप देखते हो कि एकदम हार्ड स्ट्रेटा है। एक जगह में क्या मिल रहा है आपको, मडी मिल रहा है, इस तरीके का मिल रहा है, और एक जगह में हार्ड स्ट्रेटा मिल रहा है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि इस दोनों कंडीशंस में आपको 2 स्टोरी बिल्डिंग बनाना है, तो क्या दोनों कंडीशन में आप जो फाउंडेशन प्रोवाइड करोगे दोनों एक जैसा होगा, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स एक होगी, कंस्ट्रक्शन मेथड एक होगा? नहीं, यहाँ पे जो फाउंडेशन है वो चेंज करेगा, वैरी करेगा, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, टाइप्स ऑफ सॉइल के अकॉर्डिंग। तो जब आप साइट पे जाते हो, जब आप इनिशियल इंस्पेक्शन करते हो, तो इनिशियल इंस्पेक्शन बहुत सारे चीज़ को डिसाइड करता है कि आइदर आपका कंस्ट्रक्शन में आप कौन सा फाउंडेशन यूज़ करने वाले हो। तो जनरल इंस्पेक्शन में हम लोग किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, अभी हम लोग उस पर बात करेंगे कि हम लोग जब जनरल इंस्पेक्शन करते हैं तो कौन कौन से फैक्टर्स को हम लोग ध्यान में रखते हैं। सो द फर्स्ट फैक्टर ऑन अ जनरल इंस्पेक्शन इज to study about the behavior of ground due to variation in depth of water table. वाटर टेबल के डेप्थ के अकॉर्डिंग, वाटर टेबल के डेप्थ के अकॉर्डिंग सॉइल की जो प्रॉपर्टीज़ है, सॉइल की जो वेरिएशंस है, उसको स्टडी करते हैं हम लोग। सबसे पहले उसको हम लोग नोट डाउन करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि डिपोजल ऑफ स्टॉर्म वाटर एट साइट, स्टॉर्म वाटर का कहीं कोई डिपॉजिट है या इस तरह का डिपॉजिट होने का कोई चांसेस है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग डिसाइड करते हैं कि व्हाट विल बी आर टाइप ऑफ द फाउंडेशन हियर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर बिल्डिंग, जो भी आप करना चाह रहे हो। नेक्स्ट, नेचर ऑफ द सॉइल बाय विजुअल एग्जामिनेशन, आप सॉइल को देख करके भी आप सॉइल को जज कर सकते हो कि ये किस टाइप की सॉइल है, इसका जो ग्रैनुलर डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, या फिर इसके अदर फैक्टर्स, इसकी बियरिंग कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली आप जज कर सकते हो। तो हम लोगों को ये आइडिया मिल जाता है, एंड दिस गिव्स अ वेरी बेटर आइडिया अबाउट टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, कि आपको किस टाइप का फाउंडेशन यहाँ कंस्ट्रक्ट करना है, विच विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। नेक्स्ट इज मूवमेंट ऑफ ग्राउंड ड्यू टू एनी रीजन। अब ये मूवमेंट ऑफ ग्राउंड होता क्या है, देखिए जब भी हम बात करते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो वहाँ पे उसको हम लोग मूवमेंट ऑफ ग्राउंड में काउंट करते हैं। जैसे कि आप अर्थक्वेक की बात कर लो, लैंडस्लाइड की बात कर लो, किसी और रीजन से पर्टिकुलर जो आपका जो लेयर है, लैंड का लेयर है, सॉइल लेयर है, उसमें किसी तरह की मूवमेंट की बात कर लो, तो हम लोग ये सारी चीज़ें जज करते हैं। जज करने के बाद हम लोग डिसाइड करते हैं डेट विच काइंड ऑफ फाउंडेशन विल बी बेटर टू कंस्ट्रक्ट है, कौन सी फाउंडेशन की लॉन्गर लाइफ होगी, कौन सा फाउंडेशन सूटेबल होगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जज करते हैं। तो अगर हम लोग अभी बात करें बेसिकली कि आप फाउंडेशन, हमने बात किया कि फाउंडेशन होता क्या है, हमने बात किया फाउंडेशन के ऑब्जेक्टिव क्या है, हमने बात किया कि व्हाट आर द बेसिक मेजर्स कि जिसको हम लोग ध्यान में रखें किसी फाउंडेशन के डिज़ाइन के बारे में या किसी फाउंडेशन के टाइप्स को सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद अगर आप बात करोगे कि हम लोग फाउंडेशन को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, देन यू कैन से दैट टाइप्स ऑफ फाउंडेशन कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट इज शैलो फाउंडेशन, सेकंड इज डीप फाउंडेशन। इसको हम लोग शैलो फूटिंग भी बोलते हैं, डीप फूटिंग भी बोलते हैं। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज शैलो फाउंडेशन, व्हाट इज डीप फाउंडेशन, तो आप, मुझे नहीं लगता इसके लिए कोई टेक्निकल एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। आप यहाँ पे देखोगे टर्म्स ही बता रहा है कि इसका मतलब क्या होना चाहिए। अगर मैं शैलो बोल रहा हूँ, इसका मतलब इस तरह के फाउंडेशन में डेप्थ क्या होगा, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन क्या होगा, कम होगा। और अगर मैं बोल रहा हूँ डीप फाउंडेशन, तो यहाँ पे डेप्थ ऑफ फाउंडेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। ओके, चलिए मैं बात कर रहा हूँ शैलो या डीप फाउंडेशन के बारे में। तो मैं एक चीज़ और आपसे पूछता हूँ कि अगर आपकी सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी नहीं है, सॉइल की फिजिकल जो फिजिकल रिक्वायरमेंट है हम लोगों को किसी भी कंस्ट्रक्शन के लिए, बियरिंग कैपेसिटी और डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स सॉइल फुलफिल नहीं कर रहा है, इन दैट केस आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को एक डीप फाउंडेशन देना पड़ेगा, डेप्थ ज़्यादा देना पड़ेगा। और ये डेप्थ किस लिए ज़्यादा देना पड़ेगा, ताकि ये आपको लोड को फ्रिक्शन से, डिफरेंट कंडीशन से, जब तक हम लोगों को हार्ड एक कंप्लीट लोड बियरेबल सरफेस नहीं मिल जाता या लोड बियरेबल कंडीशंस हम लोग रीच नहीं कर लेते, तब तक हम लोग क्या करते हैं, तब तक हम लोग अपने फाउंडेशन को कंस्ट्रक्ट करते हैं। सो द टाइप्स ऑफ फाउंडेशन बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ सॉइल
on which a particular construction is to be started. And secondary, द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ये किस एक्सटेंट में आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो. फॉर अ स्मॉल और लाइट स्ट्रक्चर, आप छोटी सी बिल्डिंग बना रहे हो, in that case do you need to provide a deep foundation? No, you don't need to provide a deep foundation, because the total load coming throughout the building from the building will be less, है ना. आपकी जो लोड होगी, चाहे वो लाइव लोड हो या डेड लोड हो, वो क्या होगी, कम होगी. in that case we can use shallow foundation. And one more thing, this is the only reason why you can see in your daily life around us, the general buildings, the general construction comes only with this shallow foundation. क्योंकि हम लोग घर कहीं अगर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कहीं कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही है, कमर्शियल बिल्डिंग बन रही है, या किसी भी तरह की कोई छोटी मोटी कंस्ट्रक्शन अगर आप कहीं पे देख रहे हो, तो वहाँ पे आपको कहीं भी ये डीप फाउंडेशन देखने के लिए नहीं मिलता. आपको डीप फाउंडेशन कहाँ देखने के लिए मिलता है, आइदर व्हेन द स्ट्रक्चर इज हेवी, या फिर अगर आपकी सॉइल की कंडीशंस अच्छी नहीं है, स्टेबिलिटी आप नहीं गेन कर पा रहे हो, इन दैट केस ओनली यू यूज दिस डीप फाउंडेशन. तो दिस इज अबाउट शैलो एंड डीप फाउंडेशन. अब अगर हम लोग बात करें कि कितने टाइप की शैलो फाउंडेशन होती है, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस शैलो फाउंडेशन एंड डीप फाउंडेशन. तो चलिए मैं इस डिफरेंस को जस्ट देख लेता हूँ ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए. चलिए, सबसे पहला डिफरेंस जो आपके पास है, आप देख सकते हो, इन शैलो फाउंडेशन जनरली डेप्थ एट विच द फाउंडेशन इज प्लेस्ड इज लेस देन विड्थ. वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पे आपको जो डेप्थ होती है वो क्या होती है, डेप्थ जो है वो लेस देन विड्थ होती है. ओके, डेप्थ जो है आपको लेस देन विड्थ देखने के लिए मिलती है. और अगर आप डीप फाउंडेशन की बात करोगे तो वहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे आपको डेप्थ ग्रेटर देन विड्थ देखने के लिए मिलती है. और ये कितनी ग्रेटर होती है, 5 to 6 टाइम्स ग्रेटर होती है, या इससे भी ज़्यादा, 5 to 6 टाइम्स. ओके, सो दिस इज द डिफरेंस. क्या होता है, अगर आप बात करोगे शैलो फाउंडेशन के केस में, तो आपकी जो डेप्थ है, ये जो डेप्थ आपको मिल रहा है फाउंडेशन में, ये विड्थ से क्या होने वाली है, कम होने वाली है. और इन केस ऑफ डीप ये ज़्यादा होने वाली है, 4-5 गुना ज़्यादा होने वाली है. दिस इज द फर्स्ट वे टू क्लासीफाई दिस शैलो एंड डीप फाउंडेशन. एंड सेकेंडरी, यू कैन से, हम लोगों को क्या होता है कि जब हम लोग शैलो फाउंडेशन पुट करते हैं तो डेप्थ बाई विड्थ का जो रेशियो होता है वो लेस देन यूनिटी होता है. लेस देन यूनिटी मतलब ऑब्वियसली, अभी मैंने कहा ना डेप्थ कम होती है. अभी चलिए मैं यहाँ लिख के दिखाया मैं आपको, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे डेप्थ कम है ना, मैं कहा कि डेप्थ कम है और विड्थ ज़्यादा है. तो आप जब यहाँ पे डेप्थ बाई विड्थ करोगे तो ये 1 से कम ही आएगा ना. और अगर मैं डीप फाउंडेशन बोलूँ, मैं बोलूँ डेप्थ ज़्यादा है विड्थ कम है, तो ये तो ग्रेटर देन 1 आएगा ना. तो इसी के बारे में आपको बताया जा रहा है. सो दिस इज अबाउट शैलो फाउंडेशन एंड डीप फाउंडेशन. आपको शैलो फाउंडेशन डीप फाउंडेशन में एक छोटा सा बेसिक डिफरेंस मैंने बता दिया. इसके बाद ये शैलो फाउंडेशन डीप फाउंडेशन जस्ट यहाँ ख़त्म नहीं हो जाता है, हम लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाउंडेशंस भी देखना है अभी. और वन मोर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग यहाँ पे फाउंडेशन की जो बेसिक है ना, वो अभी हम लोग यहाँ क्लियर कर रहे हैं. आप जब सिविल इंजीनियरिंग में फाउंडेशन पढ़ोगे ना, फाउंडेशन इज अ कंप्लीट सब्जेक्ट, इट इज़ नॉट लिमिटेड टू अ चैप्टर इवन. तो आपको क्या होगा ना कि एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है फाउंडेशन इंजीनियरिंग. तो वी आर नॉट गोइंग दैट डीप for this foundation because we are studying construction technology. We must have idea about different types of foundation, अलग अलग टाइप्स क्या होती है फाउंडेशन की, और आप देख करके किसी फाउंडेशन को जज कर पाओगे कि वो कौन से टाइप का फाउंडेशन है. डेट इज़ वाई वी आर स्टडिंग दिस इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द फाउंडेशन. और आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शैलो फाउंडेशन के बारे में. वन मोर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप क्या होता है कि जब कभी आप इंटरव्यू अटेंड करने के लिए जाते हो, एग्ज़ाम कहीं पे जा रहे हो, आप जाके किसी साइट इंजीनियर के लिए या किसी आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिग्री आप कहीं पे जाके इंटरव्यू देते हो, देन द साइट इंजीनियर जनरली आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम दिस फाउंडेशन. वो क्या होता है, वो डेप्थ में बाद में जाते हैं. द बेसिक आइडिया
जो एक इंजीनियर को होना चाहिए, एक बेसिकली साइट हैंडल करने के लिए साइट इंजीनियर को कुछ आइडियाज़ होना चाहिए। तो वहाँ से भी ये कुछ क्वेश्चंस आपको पूछते हैं कि क्या डिफरेंस है, आपको शैलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन क्या होता है, पाइलिंग क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइलिंग, फ्रिक्शन पाइल क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ देखेंगे और हम लोग शैलो फाउंडेशन जो है उसको भी यहाँ पे डिटेल्स में एक एक टाइप के फाउंडेशन को देखेंगे। तो अगर मैं आपको बात करूँ शैलो फाउंडेशन के टाइप्स की, तो आप देख सकते हो कि हम लोगों को शैलो फाउंडेशन को अगर हम लोग ब्रॉडली क्लासीफाई करें, इसके टाइप्स को समझें, तो आप बोल सकते हो कि आपके पास इतने टाइप्स ऑफ शैलो फाउंडेशन है: वॉल फुटिंग, आइसोलेटेड फुटिंग, कॉम्बाइंड फुटिंग, इन्वर्टेड आर्क फुटिंग, कंटेनस फुटिंग, कैंटिलीवर फुटिंग, ग्रिलेज फुटिंग, और इसके अलावा एक और यहाँ पे नहीं है, आप देख सकते हो, वो है राफ्ट फुटिंग। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है। अभी ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे वन बाय वन, सारे टाइप्स ऑफ फुटिंग को हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। तो सबसे पहले बात किया जाए वॉल फुटिंग के बारे में, तो वॉल फुटिंग में आप नाम देख करके समझ सकते हो कि यहाँ पे बात किसके बारे में होने वाला है। बात होने वाला है यहाँ पे वॉल फुटिंग में वॉल के बारे में, और वॉल का मतलब आपको बहुत अच्छे से मालूम है, हम दीवार को वॉल बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इन केस ऑफ वॉल फुटिंग वी आर नॉट गोइंग टू यूज एनी आरसीसी फॉर्म ऑफ कॉन्क्रीट, है ना। हम लोग रेनफोर्स्ड सीमेंट कॉन्क्रीट इस्तेमाल नहीं करने जा रहे हैं, हम लोग यहाँ पे वॉल का इस्तेमाल करके ही हम लोग अपनी फुटिंग को तैयार कर रहे हैं, अपने लोड बियरिंग स्ट्रक्चर को तैयार कर रहे हैं, लोड बियरिंग फाउंडेशन को बेसिकली हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा गया है डेफिनेशन में। दिस फुटिंग कैन बी आइदर सिंपल और स्टेप्ड। ये किस तरह की फुटिंग हो सकती है? सिंपल फुटिंग हो सकती है या स्टेप्ड फुटिंग हो सकती है। तो सिंपल फुटिंग और स्टेप्ड फुटिंग के लिए डायग्राम आप देख सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे क्या है कि ये जस्ट आपको वॉल है, एक आरसीसी प्लेटफॉर्म के ऊपर से इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया, सो दिस विल कम अंडर सिंपल वॉल फुटिंग। और अगर मैं आपको बोलूँ स्टेप्ड वॉल फुटिंग, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आरसीसी प्लेटफॉर्म के बाद आपने क्या किया, आपने एक स्टेपिंग किया, स्टेपिंग करने के बाद आप अपने वॉल को यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हो। क्या रीजंस है इसके बारे में मैं बात करूँगा, लेकिन अगर मैं इस पॉइंट को डिस्कस करूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि ये दो तरह की हो सकती है, आइदर ये सिंपल हो सकती है या स्टेप्ड हो सकती है। और बेस कोर्स जो होता है वो बेसिकली कंक्रीट का बना हुआ होता है या उसी मटेरियल का बना होता है जिस मटेरियल से हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना फुटिंग तैयार कर रहे हैं। They have only one projection beyond the width of the wall, or the base width of the concrete base course should be equal to twice the width of the wall. The depth of concrete bed is at least twice the projection of as shown in 10.3. The depth of concrete bed is calculated by this formula. तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि हम लोगों को ये जो वॉल फुटिंग है ये दो तरीके की हो सकती है। फर्स्ट इज सिंपल एंड सेकेंड इज स्टेप्ड। और अगर मैं बात करूं कि ये बेसिकली लाइट स्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल में आता है, और इस तरह के अगर हम लोग फुटिंग में अगर हम लोग डेप्थ की बात करें तो ये जनरली ट्वाइस द विड्थ ऑफ वॉल होती है। मतलब ये कि अगर मैं बोलूं कि विड्थ ऑफ वॉल यहाँ पे 10 है तो डेप्थ कितनी होने वाली है, डेप्थ होने वाली है 20। तो ये तो सिंपल क्लासिफिकेशन हो गया। और लेकिन अगर मैं बात करूं इसके नीचे, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि आप यहाँ पे आपके पास सिंपल वॉल फुटिंग भी है और आपके पास स्टेप्ड वॉल फुटिंग भी है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो नीचे कंक्रीट प्रोवाइड किया जा रहा है, पीसीसी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इस कंक्रीट की जो डेप्थ है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डेप्थ है वो कितनी होने वाली है, यहाँ से यहाँ की डेप्थ कितनी होने वाली है। तो उसके लिए मुझे एक फॉर्मूला है, मैं इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करके ये डेप्थ फाइंड कर सकता हूँ। आप देखोगे इसके लिए फॉर्मूला क्या है, T इज इक्वल टू m/√P/f, जहाँ पे m क्या है, m आपकी ऑफसेट वैल्यू है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो आपकी ऑफसेट है बाहर में, इस ऑफसेट के बारे में है। और अगर आप बोलोगे कि p क्या है, तो p जो टोटल लोड है कमिंग टू द सॉइल kg/cm² में,
मतलब कि जो टोटल स्ट्रक्चर का जो आपका जो लोड है वो जो यहाँ से आएगा, अगर उसको मैं इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के अलॉन्ग केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कैलकुलेट करूँ तो P उस लोड के बारे में है, एंड F इज द अल्टीमेट क्रैशिंग स्ट्रेंथ ऑफ पर्टिकुलर कॉन्क्रीट। M20 यूज़ कर रहे हो, M30 यूज़ कर रहे हो, जिस ग्रेड की भी कॉन्क्रीट आप यूज़ कर रहे हो, उसको जब मैं 0.03 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उसको मैं क्या बोलूँगा, उसको मैं बोलूँगा कि ये मेरी F है। और यहाँ से मुझे क्या मिल जाता है, थिकनेस मिल जाता है, थिकनेस ऑफ पर्टिकुलर कॉन्क्रीट बेड जिसके ऊपर मुझे वॉल फुटिंग करना है। अगर मैं बात करूँ कि इसकी डेप्थ कितनी होगी फुटिंग की, फुटिंग की डेप्थ का मतलब ये है कि आपने यहाँ से यहाँ तक फुटिंग प्रोवाइड किया, तो इस फुटिंग की डेप्थ कितनी होगी। अगर मैं इस डेप्थ के बारे में बात करूँ तो इस डेप्थ के बारे में आपके पास एक फॉर्मूला है, मैं उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकता हूँ। इट इज़ P/W1 माइनस साइन फाइव बाई 1 प्लस साइन फाइव होल टू दी स्क्वायर, जहाँ पे P आपकी क्या है, सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल है, W क्या है आपके लिए यूनिट वेट ऑफ सॉइल है, और यहाँ पे फाई जो है वो आपको एंगल ऑफ रिपोज को बता रहा है। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, जब भी किसी आप ग्रैनुलर मटेरियल को, चाहे वो फाइन सैंड हो, कोर्स सैंड हो, पेबल्स हो, एंगुलर पेबल्स हो, राउंड पेबल्स हो, किसी को भी आप फ्रीली छोड़ देते हो ना, फ्रीली अगर आप उसको डिपॉजिट करते हो तो वो द मैक्सिमम एंगल, द मैक्सिमम स्लोपिक एंगल, द स्टीपेस्ट एंगल व्हाट दैट मटेरियल बेसिकली फॉर्म्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। आप देख सकते हो डायग्राम में, तो यहाँ पे 35 डिग्री है, तो मैं यहाँ पे एंगल ऑफ रिपोज उस पर्टिकुलर सॉइल के लिए यूज करूँगा, और मुझे यहाँ से डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन मिल जाएगी। तो ये किसके बारे में था, ये मेरा पर्टिकुलर वॉल फुटिंग के कंडीशन में था। अगर मैं आइसोलेटेड फुटिंग की बात करूं तो आइसोलेटेड फुटिंग आप देख सकते हो, डेफिनेशन आपके स्क्रीन पे है। These are used to support individual columns. They can be stepped type or have projections in the concrete base. In case of heavy loaded columns, reinforcement is provided. Reinforcement is provided in both direction in concrete with 15 centimeter offset as shown in फिगर 10.4। इसका मतलब अगले फिगर में दिखाया गया। तो अगर मैं आपको आइसोलेटेड फुटिंग बताने की कोशिश करूं कि आइसोलेटेड फुटिंग कौन सी फुटिंग को हम लोग बोलते हैं, किस तरह की फुटिंग को आइसोलेटेड फुटिंग बोलते हैं, कहाँ देख सकते हो आप इस तरह की फुटिंग, तो आप इस तरह की फुटिंग को ऐसे समझ सकते हो, जब भी हम लोग किसी बिल्डिंग को, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में एक पर्टिकुलर सिंगल कॉलम को, इंडिविजुअल कॉलम को सपोर्ट करने के लिए जो वहाँ पे जो उसके लिए जो फाउंडेशन तैयार किया जाता है ना, डेट फाउंडेशन इज नोन एज आइसोलेटेड फुटिंग, सेपरेट फॉर ईच कॉलम, हर एक कॉलम के लिए अलग अलग प्रिपेयर करते हैं। तो आपके यहाँ पे इसके लिए डायग्राम भी है, आप डायग्राम भी देख सकते हो। तो सबसे पहले क्या है, सिंपल स्प्रेड फुटिंग बहुत आसान है, एंड वन मोर थिंग दैट दिस टाइप ऑफ फुटिंग इज रेयरली कंस्ट्रक्टेड। हम लोग ज़्यादातर किसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, आप जब बीइंग अ साइट इंजीनियर आप जब देखोगे साइट में जा कर के, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को मैंने देखा हुआ है, मैंने बहुत सारी फाउंडेशंस के कंस्ट्रक्शन को हैंडल किया है, तो मुझे ज़्यादातर जगह पे आपको कौन सा फाउंडेशन मुझे यूज़ करने को मिला है, मुझे डिज़ाइन में जो फाउंडेशन आता है वो इस तरह के फाउंडेशन है, जिसको कि मैं आइसोलेटेड फुटिंग ही बोल रहा हूँ, लेकिन मैं इसको स्लोप्ड फुटिंग बोल रहा हूँ। तो ये फाउंडेशन इस्तेमाल में आता है। तो ये बेसिकली आइसोलेटेड फुटिंग जो है, मैं इसको इसके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, इसके शेप के अकॉर्डिंग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। फर्स्ट इज सिंपल स्प्रेड फुटिंग। इसमें क्या है, कॉलम जस्ट आपको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लोड ट्रांसफ़र कर देता है और मैं इसको प्लेटफॉर्म बोल रहा हूँ। सेकेंड वाली क्या है, सेकेंड वाली स्टेप्ड स्प्रेड फुटिंग। यहाँ पे क्या होता है कि कॉलम सबसे पहले लोड को पेडेस्टल में ट्रांसफ़र करता है। पेडेस्टल का मतलब ये कि जो कॉलम आ रहा है वर्टिकल, वो कॉलम आने के बाद सबसे पहले एक पेडेस्टल होता है, पेडेस्टल के बाद फिर आपको प्लेटफॉर्म होता है। तो इस तरह की फुटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेप्ड स्लोप फुटिंग। और अगर मैं अगले की बात, स्टेप्ड स्प्रेड फुटिंग, अगर मैं अगले की बात करूँ स्लोप्ड फुटिंग की, तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इस तरीके का स्लोपिक कंस्ट्रक्शन होता है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो। मतलब अगर ये कॉलम आ रहा है तो ये इस तरीके का स्लोप होगा, स्लोप के बाद नीचे बेड विड्थ होगा,
और यहाँ पे हम लोगों को इस तरह की फूटिंग्स तैयार होती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सेपरेट फूटिंग। यहाँ पे क्या है कि सब कुछ सेपरेट हर एक कॉलम के लिए आपको सेपरेट इस तरीके का एक प्लेटफॉर्म बनाना है और प्लेटफॉर्म बना के कंस्ट्रक्शन करना है। तो अब मैं बात करता हूँ अपने अगले टाइप के फूटिंग के बारे में। इट इज़ कॉम्बाइंड फूटिंग। A combined footing supports 2 or more column in a row. A combined footing may be rectangular or trapezoidal with reinforced concrete. The location of center of gravity of column loads and centroids of the footing should coincide. The combined footing is as shown in figure 10.5. तो सबसे पहले मैंने बात की आइसोलेटेड फूटिंग के बारे में, और जब आप आइसोलेटेड फूटिंग देख लेते हो तो कॉम्बाइंड फूटिंग देखना बहुत आसान हो जाता है, कॉम्बाइंड फूटिंग समझना। मैं बात की आइसोलेटेड फूटिंग के बारे में, तो मैं आपको बताया कि वो उस तरह की जो आइसोलेटेड फूटिंग है वो कहाँ पे प्रोवाइड की जाती है जहाँ पे जनरली आपको सेपरेट कॉलम को अलग अलग सपोर्ट देना हो। लेकिन मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ऐसा एग्जाम्पल जहाँ पे क्या हो रहा है ना, नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो एक साथ है या बगल बगल है, एक दूसरे के से ज़्यादा डिस्टेंट नहीं है। तो वहाँ पे ये हो सकता है कि आप 2 या 2 से ज़्यादा कॉलम के लिए एक ही प्लेटफॉर्म पे 2 या 2 से ज़्यादा आप कॉलम का कंस्ट्रक्ट कर लो, एक ही प्लेटफॉर्म यूज़ करो और आप उसमें 4 कॉलम कंस्ट्रक्ट कर लो। सो दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन इज नोन एज कॉम्बाइंड फूटिंग। यहाँ पे क्या होता है, एक ही प्लेटफॉर्म यूज़ करके जो है उसी प्लेटफॉर्म पे ये कंस्ट्रक्शन 2 या 2 से ज़्यादा कॉलम की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर ली जाती है। बट व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पे जो सेंट्रॉइड ऑफ द फूटिंग है वो कोइंसाइड करनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपने जो प्लेटफॉर्म बनाया है और प्लेटफॉर्म में मैंने यहाँ पे एक फूटिंग यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया और दूसरा फूटिंग हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया, तो इसकी जो सेंट्रॉइड लाइन है वो क्या होनी चाहिए, कोइंसाइड करनी चाहिए। सेंट्रॉइड लाइन कोइंसाइड करनी चाहिए नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए। तो चलिए अब मैं देख लेता हूँ डायग्राम इसका। आप देख सकते हो इस तरह की सिस्टम में हम लोग कॉलम को कॉम्बाइंड फूटिंग में यूज़ करते हैं, कॉम्बाइंड फूटिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं। दूसरी एग्जांपल आपके लिए है यहाँ पे रेक्टेंगुलर कॉम्बाइंड फूटिंग एक तरफ है और दूसरी तरफ ट्रेपेजॉइडल कॉम्बाइंड फूटिंग। ट्रेपेजॉइडल कॉम्बाइंड फूटिंग में आप देख रहे हो कि प्लेटफॉर्म की विड्थ चेंज हो रही है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको समझना है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मालूम होना चाहिए। आप देख रहे हो कि एक तरफ आपके पास जो कॉलम है वो कॉलम का क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, इसका मतलब उसमें लोड कम होगा, और यहाँ पे जो कॉलम है इसमें क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है। तो जहाँ पे आपकी क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो ज़्यादा हो वहाँ पे हम लोग इसको ट्रेपेजॉइडल शेप प्रोवाइड करते हैं प्लेटफॉर्म को। तो ये हो गई हमारी कॉम्बाइंड फूटिंग के बारे में बातें। अब हम लोग बात करने वाले हैं अपने अगले टाइप ऑफ फूटिंग के बारे में, which is inverted arch footing. This is rarely used in general construction. बहुत कम इसका इस्तेमाल होता है, बहुत कम आपको ये देखने के लिए मिलेगा। This type of construction is used on soil, on basically soft soil, to reduce depth of foundation loads above an opening are transmitted from supporting walls through inverted arches of the soil. तो हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं इन्वर्टेड आर्च के बारे में। इन्वर्टेड आर्च का मतलब क्या होता है, आप पहले ये समझ लो। आपने इस तरह के कंस्ट्रक्शन देखे होंगे। मैं किसी भी चीज़ को टेक्निकली अभी यहाँ पे डील नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह का जो कंस्ट्रक्शन है इसको हम लोग आर्चेस बोलते हैं ना। तो ये आर्चेस में अगर हम लोग इन्वर्टेड आर्च प्रोवाइड करें तो उसको हम लोग इन्वर्टेड आर्च फुटिंग बोलते हैं। इन्वर्टेड आर्च फुटिंग कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, जहाँ पे सॉइल सॉफ्ट हो, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन जो है वो हम लोगों को ओपनिंग के ऊपर जो है कम प्रोवाइड करना हो, और इसके साथ साथ हम लोग इस तरह के फाउंडेशन को यूज़ करते हैं इसलिए ताकि जो आउटवर्ड प्रेशर है उसको रिड्यूस किया जा सके। डायग्राम आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हो इस तरह का कंस्ट्रक्शन। मैं जहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं पियर्स को, या मैं बोल रहा हूँ कि मेरी जो वॉल्स है कॉलम्स जो है उस कॉलम्स को मैं क्या कर रहा हूँ, इन्वर्टेड आर्च से सपोर्ट दे रहा हूँ, इन्वर्टेड आर्च से। तो यहाँ पे ये इन्वर्टेड आर्च, यहाँ पे ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ये क्या करता है, ये आपके इस पर्टिकुलर कॉलम को एक स्टेबल ग्राउंड बना के देता है, और इस स्टेबल ग्राउंड के ऊपर क्या होता है कि आपकी पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर है वो लाई करती है और लोड ट्रांसमिशन आसान हो जाता है। सो दिस इज़ अबाउट इन्वर्टेड आर्च फुटिंग। बहुत रेयरली इस्तेमाल होता है,
और शुरू इनिशियल टाइम में क्या होता था कि इस तरह की फुटिंग्स जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल में ली जाती थी फॉर द स्ट्रक्चर, फॉर द हेवी स्ट्रक्चर बेसिकली। लेकिन अभी हमारे पास जो पाइलिंग है, पाइलिंग के अलग अलग मेथड्स हैं, अलग अलग कंस्ट्रक्शन मेथड टेक्निक्स हैं। सो दिस काइंड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इज रेयरली बीइंग यूज्ड इन जनरल कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। वहाँ पे हम लोग न्यू टेक्नोलॉजीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो अगर अब मैं अगले की बात करूँ तो अगला आपके पास कंटिन्यूस फुटिंग है। दिस इज़ वेरी सिमिलर टू दैट कॉम्बाइंड फुटिंग, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि नंबर ऑफ कॉलम्स रेगुलर होती हैं। तो आप यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ लो, समझाने वाली कोई बात नहीं है, बहुत आसान है, वो पिछले वाले की तरह है। तो मैं इसीलिए जस्ट इसको रीड करके आगे जा रहा हूँ। In this type of footing, a single continuous RC slab is produced as foundation of 2 or 3 or more columns in a row. This type of footing is suitable at location liable to earthquake activities. जहाँ पे earthquake के chances होते हैं वहाँ पे हम लोग इस तरह की footings को prefer करते हैं। This also prevents differential settlement in the structure. In order to have better stability, a deeper beam is constructed in between the columns as shown in diagram. So there are two or three points what should be considered here. तो सबसे पहला क्या है, आपको ये बताया गया कि आपकी जो कंटिन्यूस फुटिंग होती है, कंटिन्यूस फुटिंग का मतलब क्या है, आप ये समझ लो कि आपने क्या किया, एक नीचे में आपने प्लेटफॉर्म यूज किया और इसी प्लेटफॉर्म पे मैंने यहाँ पे ढेर सारा कॉलम कंस्ट्रक्ट किया। अब अगर आप मैं थोड़ा सा रफ एग्जांपल ले रहा हूँ, थोड़ा अजीब सा एग्जांपल। अगर मैं बोलूँ कि किसी रीज़न से आपकी यहाँ की सॉइल जो है वो निकाल ली जाती है, या मैं अगर आपको ये बोलूँ कि यहाँ की सॉइल चूहे ले गए, है ना, यहाँ पे सॉइल नहीं है, तो इन दैट केस योर फुटिंग विल बी स्टेबल। यहाँ पे आपकी पूरी फुटिंग तो कोलैप्स नहीं करेगी ना, पूरी की पूरी स्ट्रक्चर में किसी तरह का कोलैप्स जो है वो नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास बेनिफिट ये होता है कि जब एक रॉ या एक कॉलम्स में नंबर ऑफ पिलर्स या नंबर ऑफ कॉलम्स होती है, उसको सपोर्ट करने के लिए इस तरह की फुटिंग का हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये फुटिंग क्या करती है, ये फुटिंग हम लोगों को जो स्ट्रक्चर में सेटलमेंट है, डिफरेंशियल सेटलमेंट जिसको हम बोलते हैं, उस डिफरेंशियल सेटलमेंट से हम लोगों का स्ट्रक्चर बच जाता है। डिफरेंशियल सेटलमेंट का मतलब क्या है कि मैं अगर बोलूँ कि ये अलग अलग फुटिंग होती, ये 3 अलग अलग फुटिंग होती है, और बाई एनी मीन्स यहाँ पे क्या हो जाता है, सॉइल का सेटलमेंट हो जाता है और ये फुटिंग नीचे चली जाती, तो आपका पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाता है। लेकिन अगर जब आप इस तरह की फुटिंग्स प्रोवाइड कर रहे हो तो यहाँ पे जो कंप्लीट कोलैप्स है उसके चांसेस कम हो जाते हैं। सो दिस इज अबाउट योर कंटिन्यूस फुटिंग। मैंने कंटिन्यूस फुटिंग बताया और कंस्ट्रक्शन की टेक्निक बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि वहाँ पे आपने कॉम्बाइंड फुटिंग में देखा। अगर मैं बात करूँ अपने अगले टाइप की फुटिंग की, तो स्ट्रैप और कैंटिलीवर फुटिंग। इस तरह की फुटिंग में क्या होता है कि 2 अलग अलग कॉलम को एक फिक्स बीम से या फिक्स कंस्ट्रक्शन से जोड़ दिया जाता है, तो उस जिसको हम लोग स्ट्रैप भी बोलते हैं, स्ट्रैप फुटिंग भी बोलते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे स्ट्रैप फुटिंग कंसिस्ट ऑफ 2 or more individual footing connected by a beam called strap or cantilever or pump handle foundation. This type of foundation may be used where distance between columns is so great that combined trapezoidal footing becomes quite narrow with high ending moment. Strap or cantilever footing is shown in particular 10.8 नंबर फिगर। तो हम लोग इस तरह की फुटिंग को कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे हम लोगों को ट्रेपेजॉइडल फुटिंग है वो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, नैरो हो जाता है, और वहाँ पे हाई बेंडिंग मोमेंट हो जाती है स्ट्रैप में, तो वहाँ पे हम लोग इस तरह की फुटिंग्स को हम लोग प्रेफर करते हैं। आप देख सकते हो हम लोगों को क्या करना है, इस तरह की फुटिंग्स में एक स्ट्रैप के थ्रू क्या करना है, इसको जोड़ देना है, आप देख सकते हो। इसीलिए मैंने हर एक चीज़ का एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन रखा है जिसमें चीज़ें क्लियर हो जाए, आप चीज़ों को समझ पाओ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप देख करके जो पढ़ करके नहीं समझते, आप जब उसका डायग्राम देखते हो तो वो समझ आ जाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरह की फुटिंग की बात हो रही है। मैंने एक स्ट्रैप से 2 अलग अलग कॉलम को अटैच किया है, एक यहाँ पे स्ट्रैप से ये दोनों पर्टिकुलर कॉलम को अटैच किया गया है, और इस तरह के सिस्टम को हम लोग कैंटिलीवर फुटिंग बोलते हैं।
और अगर मैं बात करूं ग्रिलेज फुटिंग की, तो ग्रिलेज फुटिंग का मतलब क्या है और इसका इस्तेमाल बेसिकली होता कहाँ है, क्या रीज़न है ग्रिलेज फुटिंग प्रोवाइड करने का, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को समझना पड़ेगा एक एक चीज़। तो आप ये समझो कि जहाँ पे लोड की जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, लोड की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है का मतलब कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बहुत सारा लोड लग रहा है। जैसे कि मैं बात करूँ, चलिए मैं डायग्राम तो आपके स्क्रीन पे ही है, मैं अगर बात करूं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से बहुत सारा लोड आ रहा है, बहुत हेवी अमाउंट ऑफ लोड आ रहा है, तो ये लोड क्या होगा, ये लोड तो सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा होगा, तो उस केस में आपका फाउंडेशन तो स्टेबल नहीं होगा। और इसी फाउंडेशन के स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग लेयरिंग करते हैं, ठीक है। तो इसी लेयरिंग के सिस्टम को हम लोग ग्रिलेज फाउंडेशन बोलते हैं। बेसिकली स्टील स्ट्रक्चर में खास करके इसका इस्तेमाल होता है। अगर हम लोग स्टील स्ट्रक्चर में अगर हम लोग इस तरह के सिस्टम से डिज़ाइन करते हैं तो ये थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी होता है हमारे लिए। पे हम देख लेंगे इसको कैसे करके इसको हम लोग क्या क्या इसमें करते हैं। दिस टाइप ऑफ फुटिंग इज यूज टू ट्रांसमिट हेवी लोड फ्रॉम स्टील कॉलम्स टू फाउंडेशन of soil having low bearing power या low bearing capacity. This type of foundation avoid deep excavation and provides necessary area as the base to reduce intensity of pressure of the foundation. Soil is not stiff and there is a plenty of water with spring. The sides are protected by sharing the grillage footing as shown in figure 10.2. तो जब आप क्या करते हो ना, बहुत सारे लोड को ट्रांसफर करना चाहते हो और आप ये भी चाहते हो कि आप ज़्यादा डीप फाउंडेशन ना दो, तो उसके लिए आप क्या करते हो, इस तरह की ग्रिलेज सिस्टम लगाते हो। इसमें आप देख सकते हो कि डायग्राम आपके पास है, ये जो आपकी स्टील कॉलम है, स्टील कॉलम से लोड आपने ट्रांसफर कर दिया गसेट प्लेट पे। ये प्लेट क्या होता है, इस तरीके का आयरन प्लेट होता है, और इस गसेट प्लेट से आपने लोड को जो है अपर लेयर से लोअर लेयर में ट्रांसफर कर दिया और लोअर टियर में यहाँ पे लोड आ जाती है। और इस पूरे पोर्शन को हम लोग बाद में क्या कर देते हैं, कंक्रीट से फिल कर देते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे जो है आपको एकदम टफ स्ट्रैटा भी मिल जाता है और साथ ही साथ लोड भी ट्रांसफर हो जाता है, और यहाँ पे आपको किसी तरह की इश्यूज भी नहीं देखने के लिए मिलती है। आपको इसी डायग्राम के लिए एक टॉप व्यू दिखाया गया, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको स्टील कॉलम है, यहाँ पे टियर है, लोअर टियर अपर टियर। तो मैंने इस चीज़ को और अच्छे से इलेबोरेट करने के लिए एक डायग्राम जो है, ओरिजिनल डायग्राम भी आपके यहाँ पे दिखाया हुआ है, इस तरह की फाउंडेशन, जहाँ पे आप कॉलम को बीम, इस पर्टिकुलर कॉलम को अगर आप स्टील बीम से ग्रिलेज सिस्टम से लोड को ट्रांसफर करते हो, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है, तो इस तरह के सिस्टम को हम लोग ग्रिलेज फाउंडेशन बोलते हैं। अगर आप बात करोगे राफ्ट फाउंडेशन की, तो आप इसे मैट फाउंडेशन भी बोल सकते हैं, और इसे जनरली मैट फाउंडेशन ही बोला जाता है। तो राफ्ट फाउंडेशन या मैट फाउंडेशन होता क्या है, तो सबसे पहले आप टर्म से समझ सकते हो। अगर मैं बोल रहा हूँ मैट फाउंडेशन, तो मैट टर्म का मतलब क्या होता है, जनरली हम लोग चटाई के लिए मैट का इस्तेमाल करते हैं ना। तो मैट का मतलब अगर चटाई होता है, तो इस तरह के फाउंडेशन में भी कुछ इसी तरह का कंस्ट्रक्शन होगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन थ्रू आउट द बिल्डिंग बिल्ट अप एरिया, मतलब कि जितने बिल्ट अप एरिया है पूरे के पूरे में हम लोगों को फाउंडेशन बना देना है। तो इस तरह के सिस्टम्स को हम लोग, इस तरह के सिस्टम को हम लोग राफ्ट फाउंडेशन बोलते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर 2-3 डायग्राम देख लेंगे, चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। A raft or mat foundation is a combined footing। किस तरह की footing है ये, combined footing है, that covers the entire area beneath a structure and supports wall all the columns when the allowable soil pressure is low or the structure load are heavy. The use of sprayed footing would cover more than 1/2 of the area. It may be proved more economical to use raft foundation. There are also used these are also used where the soil mass contains compressible lengths so that the differential settlement would be difficult to control, usually when the hard soil is not available within 1.5 to 2.5 meter. A raft foundation is adopted. The raft is composed of reinforced
concrete and relatively thin slab underneath as shown in diagram 10.10। तो हम लोगों ने यहाँ पे डेफिनेशन को जस्ट स्टडी कर लिया कि यहाँ पे क्या लिखा गया। अब मैं चीज़ों को थोड़ा वन बाय वन समझता हूँ कि क्या क्या यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया है। राफ्ट फाउंडेशन को हम लोग मैट फाउंडेशन भी बोलते हैं, और ये किस तरह की फुटिंग होती है, एक तरह की कॉम्बाइंड फुटिंग होती है। अभी हम लोगों ने कॉम्बाइंड फुटिंग पढ़ा है, लेकिन इस तरह के फुटिंग का जो सबसे बड़ा जो आपको मतलब कह सकते हो कि सबसे ज़्यादा जो नोटेबल कैरेक्टर है वो ये है कि पूरे के पूरे कंस्ट्रक्शन एरिया में आपको क्या करना होता है, आपको पूरा का पूरा जो एरिया है उसको कवर करना पड़ता है, उसमें फाउंडेशन प्रोवाइड करना पड़ता है। ओके, उसमें हम क्या करते हैं, एक लेयर प्रोवाइड कर देते हैं आरसीसी का, आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर का। और ये कहाँ बनाते हैं हम लोग, ये वहाँ बनाते हैं, ये स्प्रेड फुटिंग उस जगह पे हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं जहाँ पे सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी कम होती है, और हम लोग उस जगह पे कंस्ट्रक्शन करते हैं जहाँ पे 1.5 to 2.5 मीटर तक हम लोगों को हार्ड स्ट्रेटा नहीं मिलता है। मतलब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पिट करना शुरू किया। मैंने पिटिंग लास्ट क्लास में पढ़ाया था। तो आप पिट कर रहे हो, डिग करने के बाद भी, एक्सकवेट करने के बाद भी आपको हार्ड स्ट्रेटा नहीं मिल रहा है। उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पूरे के पूरे एरिया को ही हम लोग फाउंडेशन बना देते हैं, और जहाँ पे नेसेसरी होता है वहाँ से हम लोग अपना कॉलम इस्तेमाल कर लेते हैं। अब अगर आप बोलोगे कि लोड कहाँ ट्रांसफ़र होगा, तो आप देखोगे कॉलम से जो भी लोड आएगा वो इस पूरे के पूरे प्लेट में ट्रांसफ़र होगा, बॉटम प्लेट में। आरसीसी प्लेट, जो मैंने आरसीसी का प्लेट कंसिडर किया है, या इस तरह का जो मैंने कंस्ट्रक्शन किया है, मैटिंग मैंने किया, उस मैटिंग में ट्रांसफ़र होगा, और ये मैटिंग से लोड क्या होगा, पूरे के पूरे सॉइल में स्प्रेड हो जाएगा। तो जब सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी कम होती है, इन दैट केस वी यूज दिस मैट फाउंडेशन। डायग्राम आप देख सकते हो, ये किस तरह की है, फ्लैट स्लैब टाइप राफ्ट फाउंडेशन। तो यहाँ पे फ्लैट स्लैब टाइप राफ्ट फाउंडेशन है, फ्लैट स्लैब है, उसके ऊपर मैटिंग किया है मैंने। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो स्लैब बीम टाइप राफ्ट फाउंडेशन है। तो ये 2 टाइप्स ऑफ राफ्ट फाउंडेशन मैंने आपको बताया, और आज के क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया अलग अलग टाइप्स के फाउंडेशन के बारे में। हम लोगों ने डिस्कस किया शैलो फाउंडेशन के बारे में, और अगले क्लास में हम लोग बेसिकली पाइलिंग या फिर आप बोल सकते हो डीप फाउंडेशन को पढ़ने वाले हैं। डीप फाउंडेशन के ऑब्जेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, नीड्स, टाइप्स, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। बेनिफिट क्या है, इसके बाद हम लोग बेनिफिट एंड लॉसेस, कंपैरिजन बिटवीन दिस शैलो एंड डीप फाउंडेशन हम लोग देखेंगे। और इसके बाद जब आपका ये फाउंडेशन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, देन वी विल गो विद सुपर स्ट्रक्चर। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है, देन प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन पर्पस। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के लेक्चर में, और हम लोग अपने इस फाउंडेशन के पार्ट को कल के लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।